नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। हर दिन की तरह हाजिर हैं हम आपका पसंदीदा कार्यक्रम बिग न्यूज बिग शो के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए देश और दुनिया के उन ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी। तो चलिए शुरू करते हैं बिग न्यूज बिग शो का सफर। और सबसे पहले बात संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसे अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन इससे पहले संसद में जो कुछ हुआ उससे पूरा देश शर्मसार दिखा। विरोध प्रदर्शन के नाम पर लोकतंत्र की गरिमा को कैसे ठेस पहुंचाई गई, धज्जियां उड़ाई गई और नौबत यहां तक आ गई कि बीजेपी के 2 सांसद गंभीर रूप से घायल हो गए, और जिसका आरोप कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर लगा है। बीजेपी ने इस घटना पर राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस पूरी घटना पर अपनी सफाई दी और संसद के बाहर हुई धक्का मुक्की में मल्लिकार्जुन खड़गे को चोट लगने की बात भी कही। कुल मिलाकर वीरवार को संसद के बाहर जो कुछ हुआ उसे लेकर दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, और इसे लेकर संसद सत्र की समाप्ति से पहले भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। पिछले 2 दिनों में संसद सत्र के दौरान क्या कुछ हुआ, हम आपको इसे लेकर पूरे विस्तार से जानकारी देंगे। इसके बाद हम आपको हरियाणा की राजनीति से जुड़ी एक दुखद खबर के बारे में अवगत करवाएंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ। ओपी चौटाला का हरियाणा की राजनीति में लंबा और बेहतर कद था और काफी समय तक उन्होंने हरियाणा की तरक्की के लिए काम भी किया। ऐसे में आप कह सकते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला के निधन से हरियाणा की राजनीति में एक अध्याय की समाप्ति हुई। इसके बाद हमारी अगली खबर राजस्थान से होगी, और यहां से भी एक दुख भरी खबर सामने आई है। जयपुर हाईवे पर एक गैस टैंकर में ब्लास्ट होने से कई लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद चारों ओर सिर्फ आग की लपटें और धुआं दिखाई दे रहा था। इस मंजर को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन तमाम खबरों के बाद बात होगी देवभूमि हिमाचल प्रदेश की, जहां विधानसभा सत्र का तीसरा दिन था और हंगामा भरपूर। तो चलिए शुरू करते हैं बिग न्यूज बिग शो का सफर, और इन तमाम खबरों को विस्तार से बताएंगे आपको। तो आप बने रहे हमारे साथ अगले आधे घंटे तक। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले शुरुआत करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन इस दौरान विरोध प्रदर्शन के नाम पर पिछले दिनों संसद के अंदर और बाहर जो कुछ हुआ उससे लोकतंत्र की गरिमा शर्मसार हुई। रिपोर्ट देखें। अनिश्चितकाल के लिए संसद सत्र स्थगित। राज्यसभा लोकसभा दोनों की गई स्थगित। सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष का हंगामा। संसद से सड़क तक विपक्ष का विरोध मार्च। लोकसभा स्पीकर ने दी विपक्ष को नसीहत। संसद गेट पर विरोध प्रदर्शन जायज नहीं। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें। 25 नवंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को आखिरी दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची। लोकसभा में सत्र की शुरुआत के साथ ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को गेट पर विरोध प्रदर्शन नहीं करने की नसीहत दी और संसद सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर
नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। माननीय सदस्यगण, कृपया आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि वंदे मातरम की धुन बजाई जाएगी। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। इससे पहले बाबा साहेब अम्बेडकर विवाद पर विपक्षी सांसदों ने विजय चौक से संसद भवन तक मार्च निकाला। इस दौरान हाथ में तख्ती लिए प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के तमाम नेता दिखाई दिए, लेकिन राहुल गांधी इस विरोध प्रदर्शन में कहीं नजर नहीं आए। अंबेडकर के नाम पर राज्यसभा में भी विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। It is time to choose between meaningful debate and destructive disruption. Our democratic legacy demands we rise above political differences and restore the sanctity of parliamentary discourse. National song. The House stands adjourned, sine die. कुल मिलाकर इस बार का शीतकालीन सत्र ज्यादातर हंगामे की भेंट चढ़ा है। इस पूरे सत्र में कुल 20 बैठकें हुई और दोनों सदन में करीब 105 घंटे तक सदन की कार्यवाही चली। इस दौरान सदन में कुल 4 बिल पेश किए गए, हालांकि कोई भी बिल पारित नहीं हो सका। इसमें सबसे चर्चित बिल एक देश एक चुनाव है। विपक्ष के विरोध को देखते हुए इस बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। शुक्रवार को संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन एक तरफ अंबेडकर के मुद्दे पर विपक्षी दल विरोध प्रदर्शन करते दिखे, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने वीरवार को संसद के बाहर हुई हाथापाई के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया और एक चुने हुए सांसद के साथ अमानवीय व्यवहार का आरोप भी लगा दिया गया। अंबेडकर का नाम छिड़ा है घमासान। सियासी लड़ाई हाथापाई पर आई। संसद के बाहर किसने की धक्का मुक्की? लोकतंत्र का मंदिर किसने किया शर्मसार? धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद घायल। धक्का मार सियासत राहुल गांधी की फजीहत। लोकतंत्र का मंदिर संसद शर्मसार है। शर्मसार है उन सभी माननीयों के व्यवहार से जो संसद को सियासी अखाड़ा मान बैठते हैं। और राजनीति को पहलवानी दिखाने का जरिए। ऐसे सांसदों को इस बात की रत्ती भर भी फिक्र नहीं पड़ती कि जनता ने उन्हें किस काम के लिए चुना है। अपनी राजनीति चमकाने की सनक ऐसी होती है कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर हाथापाई तक से बाज नहीं आते हैं, चाहे इनके सामने कोई बुजुर्ग या फिर महिला क्यों न खड़ी हो।
हर बात पर संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले सांसद वोट बैंक की राजनीति के खातिर अपना आचरण, व्यवहार, मर्यादा और यहाँ तक कि लोकतंत्र की गरिमा को भी ठेस पहुँचाने में देरी नहीं करते हैं। वीरवार को संसद भवन के बाहर से आई इस तस्वीर को देखिए। बहुत संभव है कि इससे पहले आप इस तस्वीर को देख भी चुके होंगे, लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि इस तस्वीर को आप बार बार देखें और विचार करें कि क्या इस दिन के लिए आपने अपने सांसद को सदन में चुनकर भेजा है। किसी भी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध स्वाभाविक है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के नाम पर सदन के बाहर से आई ऐसी तस्वीर कितनी स्वीकार्य होगी। सिर में गंभीर चोट लेकर इलाज के लिए अस्पताल जाते यह है बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी। सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और बीजेपी का आरोप है कि संसद भवन के गेट पर राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की है। जिससे प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। इस घटना के बाद बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। देश की राजनीति में राहुल गांधी से अराजक और झूठा अभी तक कोई एलओपी नहीं बना होगा। एक तो प्रताप सारंगी जी को धक्का दिया, गुंडागर्दी की, और दूसरा जब देख लिए कि उन पर एफआईआर होगा तो वो झूठ बोले। हमें तो आश्चर्य होता है खड़गे जी पर, जो इतने पुराने हैं, क्यों वो गलत बयानी कर रहे थे। कहीं वीडियो में नहीं दिखा, राहुल गांधी का कहीं नहीं दिखा कि कोई धक्का दिया, प्रियंका गांधी को कहीं नहीं देखा कि धक्का दिया। ये झूठ की खेती क्यों कर रहे हैं और इससे उनकी विश्वसनीयता गिर रही है। वो कहते हैं मैं छुपाने के लिए, मैं कहता हूं वो छुपाने के लिए इस ढंग की हरकत कर रहे हैं जो डाइवर्ट हो जाए विषय डाइवर्ट नहीं होगा। दो सांसद बीजेपी के जो राहुल गांधी ने धक्के मार करके चोट पहुंचाए वो हॉस्पिटल में है। उनका बहुत अभी सीरियस में नहीं है कंडीशन, थोड़ा ठीक है। वो हमारे बाकी लोग जाके देखा है। कांग्रेस खुद माफी मांगना चाहिए। बीजेपी की तरफ से तो हम लोग ने बहुत साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी और पूरा उनके तरफ से जो इतिहास से लेकर के आज तक जो उनका कारनामा है उसको हमने गिन के बताया, लेकिन उनके पास, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, तो अब हाथापाई पे उतर के आया। तो राहुल गांधी खुद एक नेता है और खुद इस तरह से धक्का मुक्की करना ये तो शोभा नहीं देता है। तो इसलिए हमारे सांसदों का कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ में पुलिस कार्रवाई भी होना चाहिए और साथ साथ में राहुल गांधी जी देश से माफी मांगना चाहिए। अहंकार से भरे ये लोग अपने सामने दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है। कल जो आचरण किया वो मन को व्यथित करने वाला है। कल न केवल लोकतंत्र का गला घोटा, आसंदी का ऐसा अपमान मैंने कभी नहीं देखा, और अब चोरी और सीनाजोरी। जो अपराधी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, जिन्होंने पाप किया है वो दूसरों की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र का ये अपमान हिंदुस्तान की जनता कभी सहन नहीं करेगी। संसद का अपमान भी हिंदुस्तान की जनता सहन नहीं करेगी। जिन्होंने सदैव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है, नेहरू जी ने मंत्रिमंडल से निकलने के लिए मजबूर किया, निकलने पर जश्न मनाया, चुनाव हरवाने का पाप किया, एक बार नहीं 2-2 बार
संसद भवन के बाहर घटी घटना को लेकर बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी पर आरोपों की बौछार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी पलटवार जारी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अम्बेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान। जो पार्लियामेंट का मुख्य प्रवेश द्वार है, उसमें डंडे में बैनर लगा के, पोस्टर लगा के सैकड़ों की तादाद में ये खड़े हो गए। और जब हमारी महिला सदस्य अंदर जाने लगी तो उनके साथ धक्कम धुक्की की। हमारे बुजुर्ग नेता विरोधी दल खरगे साहब भी गिर गए। पहली बार मैंने अपने जीवन में देखा विरोध प्रदर्शन होते रहे कि रास्ता रोक दिया जाए। वो कल विरोध प्रदर्शन नहीं था, वो कांग्रेस का रास्ता रोको अभियान था भाजपा का। और नतीजे के तौर पर हमारी महिला सदस्य वहां पर जूझती रही, खरगे साहब जूझते रहे और संसद में हमें घुसने नहीं दिया गया, जो पूरी तरह कानूनन गलत है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच आरएमएल अस्पताल का भी बयान सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि बीजेपी के दोनों सांसदों की हालत बेहतर है। अभी दोनों की तबीयत काफी बेटर है एंड बीपी दोनों का कंट्रोल में है। हम लोग क्योंकि मुकेश राजपूत जी को थोड़ा भी सिर में भारीपन और चक्कर अभी भी हल्के हैं एंड सारंगी जी उनको पुरानी हार्ट की प्रॉब्लम है, इसलिए दोनों को अभी ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू करना है। आपको बता दें कि गुरुवार को संसद भवन गेट पर हुई हिंसा को लेकर बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब बात हरियाणा की राजनीति को पहुंची अपूर्णीय क्षति की करते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का शुक्रवार को निधन हो गया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इनेलो प्रमुख ने अंतिम सांस ली। चौटाला के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। ये रिपोर्ट देखें। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में राजनीति के दिग्गज नेता ने अपनी अंतिम सांस ली। अपने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए ओम प्रकाश चौटाला। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के 5 बार सीएम रहे। 2 दिसंबर 1989 को ओम प्रकाश चौटाला पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। 7 बार विधायक भी रहे। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के सबसे बड़े बेटे थे ओम प्रकाश चौटाला। चौटाला परिवार पर पड़े इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए एक्स पर एक फोटो शेयर की और लिखा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। प्रदेश की राजनीति में वे वर्षों तक सक्रिय रहे और चौधरी देवीलाल जी के कार्यों को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपनी शोक संवेदना प्रकट करते हुए एक्स पर लिखा कि इनेलो सुप्रीमो एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का निधन अत्यंत दुखद है। मेरी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने प्रदेश और समाज की जीवन पर्यंत सेवा की। देश और हरियाणा प्रदेश की राजनीति के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दें। ओम शांति।
वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी एक्स पर पोस्ट किया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के निधन का दुखद समाचार मिला। प्रदेश के विकास में उनके अहम योगदान को सदैव याद किया जाएगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने भी अपनी शोक संवेदना प्रकट की। दुखद समाचार है, ओम प्रकाश चौटाला जी के न रहने से प्रदेश को नुकसान हुआ है और व्यक्तिगत हमारे को भी, जो हमारे पारिवारिक संबंध थे और उन्होंने अपने जीवन काल में हरियाणा की विधायक के तौर पे, सांसद के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा की। आज हरियाणा उनकी सेवाओं से वंचित हो गया। मैं तो कुछ बता रहे ईश्वर से प्रार्थना है। और जैसे मैंने कहा, हमारे पारिवारिक संबंध थे। उनके जो ताऊ जी थे साहब राम और मेरे स्वर्गीय पिताजी, उनके स्वर्गीय साहब राम जी जेल में भी इकट्ठे थे, तो सैलानी थे और कांग्रेस की राजनीति में बहुत लंबे समय तक साथ रहे। और वो ओम प्रकाश जी आज मुख्यमंत्री थे तो मैं विपक्ष का नेता था। इस प्रकार से विधानसभा में भी हम खड़े और काफी हमारा था और उन्होंने अपने जीवन काल में सेवा की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पर लिखा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन का समाचार दुखद है। उन्होंने हरियाणा और देश की सेवा में उचित योगदान दिया। दुख की इस घड़ी में हम उनके परिवार और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। आपको बता दें कि इस समय चौटाला परिवार की तीसरी पीढ़ी हरियाणा की राजनीति में है। किसानों के लिए ओम प्रकाश चौटाला हमेशा से ही मुखरता से आवाज उठाते रहे। आज पूरा प्रदेश उनकी आत्मा की शांति और परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब आपको राजस्थान के जयपुर से आई एक दुखद खबर के बारे में जानकारी देते हैं, जहां एलपीजी गैस टैंकर में ब्लास्ट होने से कई लोगों की जान चली गई। 33 लोग इसमें घायल भी हुए। घटना के बाद प्रशासन की मदद से सभी घायलों को इलाज दिया जा रहा है। बीच सड़क पर दिल दहला देने वाली आग की लपटें, धुएं की वजह से काला पड़ा आसमान। और चारों ओर मची चीख पुकार। राजस्थान की जयपुर अजमेर हाईवे से आई इस भयावह तस्वीर को देखकर पत्थर दिल कलेजा भी कांप जाए। शुक्रवार की सुबह जयपुर अजमेर हाईवे पर एलपीजी से भरा टैंकर ब्लास्ट हो गया। इस भीषण हादसे में 11 लोगों की जान चली गई, जबकि 33 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं 40 से ज्यादा गाड़ियां इस आग की चपेट में आ गई हैं। देखिए, ऐसा है कि जो वो एलपीजी वाला वो ट्रक था और एलपीजी का मतलब इतना इन्फ्लेमेबल हाईली था जो कि एक पेट्रोल के टैंकर से भी ज्यादा इन्फ्लेमेबल मतलब वो हो सकता है आग का। तो वो जो टैंकर का जो बस्ट हुआ, अभी मेरे पास सुबह हम बात कर रहे थे, बस जो थी दो गाड़ियां छोड़ के, उन्होंने कहा कि वो जो धमाका जो हुआ, जो आग की जो लपटें उठी हैं वो बहुत ही ज्यादा थी। अब वहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, पता नहीं उसके अंदर आग लगी नहीं लगी वो हमें मालूम नहीं है। पर अभी जो अब इतना मैं कहना चाहूंगा, जो लोग यहाँ पर भर्ती हैं अभी, उसमें से बहुत मतलब 50% से ज्यादा लोग अति गंभीर हैं। 39 लोग आए हैं, 4 उसमें से डेथ हुई थी, 35 अभी भर्ती। जानकारी के मुताबिक यह हादसा एक ट्रक की गैस टैंकर से भिड़ंत की वजह से हुआ है। ट्रक से टक्कर के बाद टैंकर से गैस का रिसाव शुरू हुआ, जो देखते ही देखते 200 मीटर तक फैल गया और पूरा इलाका आग के गोले में तब्दील हो गया। एलपीजी गैस की वजह से आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोगों को गाड़ी से बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। हम सबकी यही प्रार्थना है कि वो जल्दी से स्वस्थ हों। कुछ गंभीर हालत में निश्चित तौर पर है, हमारी प्रार्थना है कि वो भी जल्दी स्वस्थ हों, उनका सेहत ठीक रहे। मैं डॉक्टर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे सारे मेडिकल स्टाफ जितने भी अस्पताल में उनको भी, और जो
सेवा संस्थान हैं जो उनके परिजनों का ध्यान रख रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन ये समय ऐसा भी है जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को बैठ के इसका चिंतन करना चाहिए कि ऐसे हादसे हम कैसे कम कर सकें। खासतौर से देर रात को ओवर स्पीडिंग जो हो रही है उसको हम कैसे नियंत्रित कर सकें। जो सीएनजी की गाड़ियां होती हैं वो शहर के अंदर उनके लिए निर्धारित समय दिया गया है, वो शहर के अंदर हर समय प्रवेश नहीं कर सकता। खास तौर से पीक ट्रैफिक आवर्स आते हैं उस समय प्रवेश नहीं कर सकता। उसी तरह ये एलपीजी सिलेंडर का ट्रक था और ये शहर के अंदर नहीं, शहर के बाहर से बाहर जा रहा था और वो यू टर्न ले रहा था, उसमें जाके ट्रॉलर ने टक्कर मारी। तो अभी तो हमारी प्रार्थना है इस परिवारजनों के साथ में, जो विक्टिम्स हैं उनके साथ में, कि वो जल्द स्वस्थ हो। घटना के बाद 30 से ज्यादा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए जयपुर के सवाई मान सिंह हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इस घटना पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी दुख जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए बात करेंगे देवभूमि हिमाचल प्रदेश की, जहां इन दिनों विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है और हंगामेदार भी है। शुक्रवार को सत्र के तीसरे दिन सुक्खू सरकार ने बंदर और नीलगाय की समस्या पर अपना पक्ष रखा, तो वहीं विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में चल रहा है। शुक्रवार को सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन को बताया कि बंदरों और नीलगाय की समस्या को लेकर गंभीरता से प्रयास किया जा रहा है। हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है कि आने वाले समय में जो पौधारोपण होगा, बंदर शहर में कैसे है, पहले टाइम में ये जंगलों में रहते थे जहाँ कैंथ होता था, जंगली फल होते थे, उस दृष्टिकोण से रहते थे। आने वाले समय में हम इसमें 60% फलदार पौधे जो ट्री प्लांटेशन के महीने होते हैं उसमें लगाने जा रहे हैं और 40% दूसरे प्लांट लगाने जा रहे हैं, ताकि बंदर जो है वो जंगलों में रुक सके। इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। सरकार ने प्रदेश भूजोत अधिनियम सीमा संशोधन विधेयक 2024 को सदन से पास करा लिया है। इस विधेयक के पास होने से राधास्वामी सत्संग व्यास को बड़ी राहत मिली है। मैं कांग्रेस के सभी विधायकों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने वॉइस बोर्ड से राधा स्वामी सत्संग व्यास के एक चैरिटेबल संस्थान जो चल रहा है उसके लिए भूमि स्वीकृत करवाने का कानून पास किया। 3 सरकारों का मैं कह रहा हूं, जब ये प्रस्ताव लाया गया था 3 सरकारों में इस सारे विषय को लेकर के विस्तार से चर्चा करने के बाद, जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी ये पेंडिंग रहा, ये मामला ये भी रुका, ये मामला धूमल जी मुख्यमंत्री रहे तो उस वक्त भी कैबिनेट में आया मामला, लेकिन फिर पेंडिंग हुआ। और हमारी सरकार के दौरान भी ये बहुत विस्तार से चर्चा होने के बाद यही पाया गया कि इसमें करने में जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही है वो एक दिक्कत है। उसका रास्ता क्या निकल सकता है, उस रास्ते पे निकालने के लिए मुझे लगता है कि बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आपने इसको, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के दौरान जो है ये एक्ट जो है वो एक्ट के अमेंडमेंट के लिए हमने प्रपोज किया नहीं था, कैबिनेट तक आया था, चर्चा हुई थी, उसके बाद वहीं पर चर्चा करने के बाद जो है वो पेंडिंग हो गया था, विड्रॉ हो गया था। तो आपने इसको लेकर के आए हैं, अगर आप लेकर के आ ही गए हैं, हम इस मंशा के साथ कि मदद का रास्ता निकाला जाए, लेकिन जल्दबाजी इसमें ना की जाए और ये सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, ये मेरा विनम्र निवेदन है। सुक्खू सरकार अपने काम को लेकर भले अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जो बातें जो कर रहे हैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में जो पहले से ऑलरेडी है, उनको अगर जिनको 1000 रुपए मिलता है उनको 500 रुपए ऐड करके, जिनको 1150 रुपए मिलता है उनको 350 ऐड करके उसको गारंटी पूरा करने की बात कह रहे हैं, तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा धोखा है माताओं बहनों के साथ। झूठ की पराकाष्ठा कर दी है हिमाचल प्रदेश में सरकार ने और खासतौर से मुख्यमंत्री जी ने। मुझे इस बात को लेकर के सचमुच में बहुत दुख है। और अभी तक हिमाचल प्रदेश में अगर नौकरियां लगी हैं
तो नौकरियां वो लगी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, पोस्टें क्रिएट की थी, भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और वो काम पूरा होने के बाद नौकरियां उनको मिली थी। कुल मिलाकर हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगे भी हंगामेदार रहने की संभावना है, जिसमें विपक्ष की ओर से तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।